हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। आज हम सॉइल मैकेनिक्स की एक और वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम फिर से रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारा 8th पार्ट है सॉइल मैकेनिक्स का अभी तक का, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन से कर चुके, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल से, और अभी हमारा चल रहा है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड देयर डिटर्मिनेशन। इसके हम रिपीटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपका कुछ भी डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ भी अपडेट चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन चरण नाम से आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहेगी एई जेई के लिए, गेट के लिए और ईएससी के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन की। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताने चाहूँगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो अभी अनअकैडमी पर बहुत शानदार ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप गेट और ईएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 मंथ का तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे, और अगर आप 24 मंथ का लेते हैं 2 ईयर का तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, ये लास्ट डेट इसकी कल है, 11 फरवरी तक सिर्फ वैलिड है ऑफर। तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इस ऑफर में कार्ड 10 का भी यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कार्ड 10 को। 24 मंथ का लेंगे तो आपको 4 मंथ में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सिर्फ ये कल तक है ऑफर, तो इसमें बिल्कुल देरी मत करिए। और बहुत सारे गेट 2023 के लिए बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं 11 फरवरी से ही, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। सभी ब्रांच के लिए लगभग स्टार्ट होने वाले हैं सब ईसी। और अगर आपका कुछ भी डाउट या क्वेरी होती है तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो आप इन बैच को चेकआउट कर सकते हैं, आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और गेट और ईएससी के लिए कॉम्बैक्ट भी होने वाला है 13 फरवरी को सुबह 11 बजे, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। अभी इनरोल कर लीजिए कार्ड 10 का यूज़ कर। और इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट दी जाएगी। इसमें आपको 4 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, 4 करोड़ प्लस की स्कॉलरशिप है इसमें। तो आप इसको बिल्कुल मिस मत करिए, इसको बिल्कुल इनरोल कर लीजिए अभी के अभी, क्योंकि इसमें आपको 4 करोड़ प्लस तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। जिसमें अगर आपकी रैंक 1 to 3 तक आती है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी, और अगर आपकी रैंक 4 to 10 तक आती है तो आपको 75% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और 11 to 50 तक आपको 50%, और 51 to 100 तक रैंक आती है आपकी तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। और गेट 2022 के लिए पेपर एनालिसिस भी होने वाले हैं सब, और इसमें हो चुके हैं कंप्यूटर साइंस और ईसीई के तो पहले हो चुके हैं, सिविल के भी होंगे 12 फरवरी को। अगर आपका गेट का एग्ज़ाम है तो गेट के एग्ज़ाम के बाद आप आइए और आप एनालिसिस देख सकते हैं, अपने डाउट को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने गेट 2023 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप एनालिसिस को देख सकते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और 13 फरवरी को मैकेनिकल का भी होने वाला है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपके पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है तो अब लाइव मेंटरशिप का जो फीचर है वो अब वेब पर भी अवेलेबल है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको वेब पर जाना है और वहाँ पर अनअकैडमी की साइट पर जाकर लॉगिन कर लेना है अनअकैडमी पर। फिर आपको 1-to-1 मेंटरशिप पर क्लिक करना है बटन पर। फिर आपको सेशन को चॉइस करना है, और फिर आपको जिस टाइम पर आप अवेलेबल है आपको सेशन अटेंड करना है, तो आप वो टाइम चूज़ कर अपनी बुकिंग को कंफर्म कर सकते हैं। और आप लाइव मेंटरशिप का फीचर अब वेब पर भी फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। When the natural deposit of cohesionless soil is in its densest state, the relative density या फिर डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल विल बी। तो जो डेंसिटी इंडेक्स है आईडी, या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं हम इसको, तो उसकी जो वैल्यू वो कितनी होगी डेंसेस्ट स्टेट में। तो डेंसेस्ट स्टेट में जो इसकी वैल्यू होती है वो 85% to 100% तक होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू, इसका टेबल दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आईडी की वैल्यू मतलब रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये भी, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है। अगर इसकी वैल्यू 0 to 15 होती है तो वो वेरी लॉस कंडीशन होती है सॉइल की। ठीक है, सॉइल की कंडीशन होती है वेरी लॉस सॉइल। मतलब क्या है, लूसेस्ट और डेंसेस्ट स्टेट पहले होता क्या है, जैसे हमारे पास सॉइल है ना, जैसे गिलास में हमने सॉइल भरी हुई है। ठीक है, तो अभी वो किस में है, लूसेस्ट स्टेट में है। ठीक है, लूसेस्ट स्टेट में है। पर अगर अभी हम इसको सेक कर देंगे थोड़ा,
इसको हिलाएंगे, सेक करेंगे तो इसकी वॉल्यूम कम होती दिखेगी हमें थोड़ी, ठीक है, वॉल्यूम कम होगी तो क्या हो रहा है, वो डेंस स्टेट में चेंज होती जा रही है, ठीक है, डेंस होती जा रही है हमारी सॉइल, ठीक है, ठीक है। वॉइड्स ज़्यादा होंगे तो मतलब उसमें हम बोल सकते हैं वॉइड्स ज़्यादा है तो वो लूज स्टेट में, और वॉइड्स कम होते चले जाएंगे तो वो डेंस स्टेट में हो जाएगी, ठीक है। तो 0 से 15 तक अगर इसकी वैल्यू आती है, आईडी की वैल्यू, डेंसिटी इंडेक्स की, तो हम बोलते तो वेरी लो सॉइल है, ठीक है। और अगर 0 ही होती है तो लूज स्टेट में अभी सॉइल, और 15 से 35 तक आती है तो हम सिर्फ उसे बोल सकते हैं लूज स्टेट में अभी, और 35 से 65 तक आती है तो हम बोल सकते हैं मीडियम डेंस है, और 65 टू 85 आती है तो हम बोल सकते हैं सॉइल अभी डेंस स्टेट में है। और जो वेरी डेंस या फिर डेंस स्टेट बोल सकते हैं हम इस कंडीशन में, 85 टू 100 तक आती है तो वेरी डेंस या डेंस स्टेट में आ चुकी है अभी वो। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेंस स्टेट का पूछा हुआ है तो ठीक है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलो इट टू डिफॉर्म रैपिडली विदाउट रप्चर एंड विदाउट वॉल्यूम चेंज इज कॉल्ड। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन कंप्लीटली सेचुरेटेड इज कॉल्ड। तो लोवेस्ट वाटर कंटेंट जब सॉइल जो हमारी कंप्लीटली सेचुरेटेड हो, तो इसके लिए मैं एक बार टेबल दिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, चार्ट है, मतलब जैसे हमारी कंप्लीटली सेचुरेशन सॉइल कब हो सकती है, वो हमारी होती है श्रिंकेज लिमिट पर, ठीक है। जब हमारा वाटर कंटेंट लोवेस्ट हो, मतलब लोवेस्ट वाटर कंटेंट पे यहाँ पर हमारी सॉइल अगर हम पानी इसमें बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर हमारी बिल्कुल कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाएगी सॉइल, ठीक है। इसके बाद जो है ना उसमें क्या बढ़ने लगेगा, वाटर कंटेंट से इसकी वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगी। वाटर कंटेंट जैसे हम और बढ़ाएंगे तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सेचुरेशन हम बोल सकते हैं वो हमारी श्रिंकेज लिमिट होती है, जहाँ पर मिनिमम वाटर कंटेंट पे हम लोवेस्ट वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल कैन बी कंप्लीटली सेचुरेटेड, तो वो हमारा क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट पर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंसिस्टेंसी ऑफ सेचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड बाय। जो कंसिस्टेंसी है सेचुरेटेड कोहेसिव सॉइल की, वो किससे अफेक्ट करती है, वो हमारी वाटर कंटेंट से अफेक्ट करती है, ठीक है। वाटर कंटेंट की वजह से हमारी जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो अफेक्ट करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गेन इन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल विद पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर इट हैज बीन रिमोल्ड इज नोन एज। मतलब हमारी सॉइल है उसको पहले हमने रिमोल्ड कर दिया तो उसकी स्ट्रेंथ में चेंज आएगा, मतलब स्ट्रेंथ उसकी एक टाइप से डिक्रीज हो जाती है, पर कुछ टाइम बाद जब हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं ऐसी, तो उसकी स्ट्रेंथ वापस रीगेन कर लेती है। उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम थैक्सोट्रोपी बोलते हैं। इसका बहुत शानदार एग्जांपल है हमारा पाइल फाउंडेशन। जब पाइल फाउंडेशन देते हैं, पाइल को जब ग्राउंड में डालते हैं तो सॉइल में क्या होती है, रिमोल्ड हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है एक टाइप से, ठीक है। पर तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन जो रेसिस्टेंस है ना वो वीक होता है। जब हम पाइल फाउंडेशन को स्टार्ट में डालते हैं तो फ्रिक्शन रेसिस्टेंस वीक होता है, पर कुछ टाइम बाद, मंथ बाद, ये फ्रिक्शन रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है क्योंकि सॉइल अनडिस्टर्ब रहती है तो वो बहुत अच्छे तरह से पकड़ बना लेती है, तो उसकी स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो जाता है। तो जो नॉर्मली जो कौन सी स्ट्रेंथ होती है, ये हमारी नॉर्मली शियर स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, ये भी याद रखना है आपको। और ये प्रॉपर्टी जो होती है सॉइल की, ये थिक्सोट्रोपी होती है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। द रेशियो ऑफ अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एन अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ सॉइल टू दैट ऑफ रिमोल्ड सैंपल एट सेम वाटर कंटेंट इज नोन एज। तो ये सिंपल सा हमें सेंसिटिविटी का फॉर्मूला पूछा है, इसका सेंसिटिविटी का होता है अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनडिस्टर्ब को भी यू से कर देते हैं हम, क्यू यू से डिनोट कर रहे हैं हम अनकंफाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, और रिमोल्ड आ जाता तो हम यहाँ आर लिख देते रिमोल्ड स्टेट में। तो ये सिंपल सा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसिटिविटी का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच इज ए रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट केस ए डिक्रीज इन वॉल्यूम
और ए सॉइल मास इज नोन एज, मतलब वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट, जब और हम अगर वाटर कंटेंट को डिक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में कुछ भी रिडक्शन नहीं होता। तो ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने वाटर कंटेंट को डिक्रीज किया, ये वाटर इस साइड जा रहे हैं तो वाटर कंटेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम में डिक्रीज होता जा रहा है। लिक्विड लिमिट से हम प्लास्टिक स्टेट में है तो वाटर कंटेंट हमने जैसे डिक्रीज किया तो उसकी वॉल्यूम में इफेक्ट हुआ, तो वॉल्यूम कम हो गई। फिर प्लास्टिक स्टेट से हम सेमी सॉलिड स्टेट में आए तो और वॉल्यूम कम हो गई। अब एक लिमिट ऐसी आएगी लिक्विड से, श्रिंकेज लिमिट। इसके बाद जब हम और वाटर कंटेंट को कम कर रहे हैं ना तो वॉल्यूम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, वो कौन सी स्टेट होती है, लिमिट होती है फिर। तो श्रिंकेज लिमिट एक ऐसी लिमिट है, उसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट को और कम करते हैं तो वॉल्यूम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ये टेबल, ये चार्ट याद होना चाहिए अच्छे से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं पर ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन ए सॉइल एक्सप्रेस एज द परसेंटेज ऑफ द ड्राई वॉल्यूम टू द corresponding चेंज इन द वाटर कंटेंट इज कॉल्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है श्रिंकेज रेशियो का। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो श्रिंकेज रेशियो का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उससे आपको ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है आप इसको समझ पाएंगे। तो श्रिंकेज रेशियो का हमारा फॉर्मूला सिंपल सा होता है V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD। ठीक है, V2 एक टाइप से VD है हमारा, ठीक है, डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 इंटू 100। तो ये होता है हमारा श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, इसमें मैं सारी चीजें लिख देता हूं पहले। V1 क्या होता है हमारी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W1, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W1। ठीक है, और V2 ही सेम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एट वाटर कंटेंट W2। ठीक है, W2 पर, ठीक है, सेम लिख लेना आपको अगर आप लिखना चाहते हैं। और ये हमारा क्या है, ये है वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास। ठीक है, ये लिख देंगे हम वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल मास। ठीक है, तो अभी इस स्टेटमेंट को अब दोबारा पढ़िए। द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंज इन ए सॉइल। तो जो रेशियो है गिवन वॉल्यूम चेंज V1 माइनस V2 ऐसे परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम। ठीक है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम चेंज ऐसे परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द corresponding चेंज इन वाटर कंटेंट, टू द corresponding चेंज इन वाटर कंटेंट। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले को स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये श्रिंकेज रेशियो का फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ESC में कन्वेंशनल में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वेंशनल में भी आया हुआ है और DMRC में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम जनरली मिस कर देते हैं इस फॉर्मूले को और इस कॉन्सेप्ट को। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है आपको, श्रिंकेज रेशियो का। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, श्रिंकेज रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइड, यूनिट ऑफ वाटर नहीं, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू 100। ठीक है, ये एक दूसरा फॉर्मूला है, ये भी श्रिंकेज रेशियो का ही फॉर्मूला जो याद रखना है आपको। एक और कॉन्सेप्ट होता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे बाद में। अभी सिर्फ ये आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये आपके गेट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। गेट में भी इनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी एक्यूरेटली डिटरमाइन बाय। तो मोस्ट एक्यूरेट जो मेथड होता है वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का, वो हमारा सिंपल सा ओवन ड्राइंग मेथड होता है। तो ये कौन सा होता है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ये आपको याद होना चाहिए पक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी
बिटवीन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर कितने होता है भाई हमारा 1 to 3 तक होता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं, डायरेक्ट वैल्यू वाले, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन द ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल में हमारा जनरली एक ही मिनरल होता है, वो होता है मोंटमोरलाइट, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है श्रिंकेज और स्वेलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए क्ले इज आइडेंटिफाई एज ए नॉर्मल क्ले। हम क्ले को नॉर्मल क्ले में आइडेंटिफाई करेंगे अगर इफ उसकी एक्टिविटी की जो रेंज है वो किससे किसके बीच में हो। तो मैं सिंपल से एक्टिविटी का 3 वैल्यू है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक्टिविटी का टेबल है जिसमें हमारी अगर एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 से कम है तो हमारी इनएक्टिव सॉइल बोल देंगे उसको, और अगर उसकी एक्टिविटी की वैल्यू 0.75 टू 1.25 है तो उसे हम नॉर्मल क्ले बोलते हैं, और एक्टिविटी की वैल्यू अगर 1.25 से ज़्यादा है तो उसे हम एक्टिव क्ले बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा कैलोनाइट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा इलाइट, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मोंटोमोरोलाइट, ठीक है, मोंटमोरोलाइट, ठीक है। तो इसमें नॉर्मल क्ले के लिए बोला हुआ है, सिंपल सा हमारी नॉर्मल सॉइल टाइप हो गई, ठीक है। तो किसके बीच में वैल्यू उसकी 0.75 टू 1.25, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रुप इंडेक्स फॉर ए सॉइल whose liquid limit is 40%, plastic limit is 10%, and percentage passing 75 micron sieve is 35। ये सिंपल है। ग्रुप इंडेक्स का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसको इजी से कर सकते हैं। ये देखने में लग रहा है ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला जो होता है उससे बड़ी कैलकुलेशन होती है, देखने में मुश्किल लग रहा है, पर अगर आपको फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजी से कर सकते हैं। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो लिक्विड लिमिट दी हुई है हमें एक, तो कितनी है 40%। प्लास्टिक लिमिट दी हुई है, वो कितनी दी हुई है 10%। तो मैं जब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट दी हुई है तो हमें पता है प्लास्टिक इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक इंडेक्स का यूज होना है इसलिए मैं पहले निकाल रहा हूँ। तो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 30, तो 30% लिख सकते हैं हम प्लास्टिक इंडेक्स को, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव, तो उसमें हम एफ से डिनोट करते हैं ना इसको ग्रुप इंडेक्स के फॉर्मूले में, तो इसको एफ लिख देंगे हम। कितना दिया हुआ है 35। चलिए एक बार पहले हम ग्रुप इंडेक्स और उसका फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला और इसका कॉन्सेप्ट। तो ग्रुप इंडेक्स को हम GI से जनरली डिनोट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.2 A प्लस 0.005 AC, ठीक है, प्लस 0.01 BD। तो इसमें A, B और C और D क्या क्या है इनको और देख लेते हैं एक बार। A हमारा होता है F क्या है 75 माइक्रोन से पास होने वाले मटेरियल, ठीक है, जो पास हो जाता है उसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। B होता है F माइनस 15, उसकी वैल्यू भी 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और C की वैल्यू होती है हमारी लिक्विड लिमिट माइनस 40, उसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और हमारी D की वैल्यू होती है हमारी प्लास्टिक इंडेक्स माइनस 10, और इसकी वैल्यू 20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारी F इसमें दिया हुआ 35, तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं मैं समझाता हूँ। इसके इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर बाय चांस इससे ज़्यादा आ जाता है तो हम कितना लेंगे, या फिर कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है इनकी तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं। तो F हमारा 35 दिया हो तो A की वैल्यू निकाल देंगे, 35 माइनस 35 तो 0 आ गई, तो A की वैल्यू कितनी होगी 0, सिंपल। अगर अभी जैसे हमारा F दिया होता है 25 ही दिया होता, तो 25 दिया होता, 25 माइनस 35 कितना हो जाता, माइनस 10 हो जाता, ठीक है। तो क्या लेते, तो हम इसको 0 कंसिडर करते, ठीक है, इसको हम मानते 0, ठीक है, 0 वैल्यू ही लेते। जैसे A की वैल्यू अभी भी 0 है तो इसको हम 0 मानते, ठीक है, नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट पूछ लेते कई बार पेपर में। अगर कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है A या इन सब की B की, तो हम क्या लेंगे, तो 0 लेते हैं हम उसको, ठीक है। डायरेक्ट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी।
ठीक है, तो स्टेटमेंट में लिख देते हैं इफ कंप्यूटेड वैल्यू इज नेगेटिव, तो उसको हम जीरो लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में लिख के आ जाएगा, आया हुआ है पेपर में। और अगर इसकी वैल्यू अभी आ जाती है जीरो तो जीरो हो गई, नेगेटिव आती है अगर 40 से ज़्यादा आ जाती है, जैसे यहाँ पर एफ की वैल्यू 100 होती, तो 100 माइनस 35 कितना होता हमारा 65, तो वो किससे बड़ी थी 40 से, तो हम इसको 40 मान लेते। ठीक है, इसको 40 ले लेते, 40 से बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, 40 ले लेते फिर इसको हम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इससे अगर आप भी फिर कभी न्यूमेरिकल आता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे आ चुका है, पहले भी न्यूमेरिकल आ चुका है, डीएमआरसी में भी आ चुका है। ठीक है, और भी पेपर में आ चुका है इससे न्यूमेरिकल, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप इंडेक्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो और क्या दिया हुआ है हमें, बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, एफ माइनस 15, तो एफ की 35 है, 15 माइनस कर देंगे तो कितनी निकल आएगी बी की वैल्यू 20। सी की वैल्यू निकाल लेंगे, लिक्विड लिमिट 40 माइनस 40, सी की वैल्यू 0 हो गई। और हमारी डी की वैल्यू निकल आएगी 40 माइनस और 30, प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 30, 30 माइनस 10, तो कितनी हो जाएगी 20, डी की वैल्यू हो गई 20। ठीक है, तो सारी वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू जीरो है तो कंप्लीट जीरो हो गया, सी की वैल्यू जीरो है तो ये भी कंप्लीट जीरो हो गया। तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो आएगी हमारी 0.01 इंटू, ठीक है, बी 20 इंटू 20 हो जाएगा, तो कितना हो गया 400। तो 400 को जब 0 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या निकल के आएगा, इसमें मुझे क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे इसमें, तो क्या निकल के आएगा पहले लिख लेते हैं हम। तो 2 जीरो चले जाएंगे तो 4 वैल्यू निकल के आनी चाहिए, तो इसमें तो मुझे लग नहीं रहा, इसमें मुझे ये गड़बड़ लग रही है, इन्होंने प्लास्टिक लिमिट की जगह प्लास्टिक इंडेक्स होना चाहिए शायद। अगर प्लास्टिक इंडेक्स होगा ना तो क्या हो जाएगा, जैसे अभी 10 है, तो जैसे प्लास्टिक इंडेक्स की वैल्यू 10 हो गई, तो डी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू कंप्लीट जीरो आ जाएगी। तो मुझे इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर यहाँ प्लास्टिक इंडेक्स होता, नहीं अगर यहाँ पर प्लास्टिक लिमिट होता तो इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मुझे, तो प्लास्टिक इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सोइल हैज लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट दी हुई है 65%, प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट दी हुई है 30%, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट दी हुई है 25%, एंड इट हैज नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट, तो नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट 45%। द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल इज, सिंपल सा लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें, वो क्या होता है वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिक इंडेक्स, या फिर लिख सकते हैं उसको खोल के लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं हम प्लास्टिक इंडेक्स IP। ठीक है, तो इसमें श्रिंकेज का तो कोई यूज है नहीं, ये तो ऐसे ही डाला हुआ है इसमें। तो इसमें लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, पहले कितनी आ गई 35 आ जाएगी 35, और ऊपर क्या निकल के आएगी जो नेचुरल वाटर कंटेंट है 45 माइनस प्लास्टिक लिमिट कितनी है 30, तो 45 माइनस 30 कितना जाएगा 15, तो आ जाएगा 3/7, तो इसकी वैल्यू कुछ निकल के आएगी 0.42 समथिंग आएगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंडी सॉइल, तो कितनी होगी इसकी, सिंपल सा है 2.7 होगी। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक सॉइल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इनऑर्गेनिक, तो उनकी स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी 2.7 के आसपास होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है
2.6 to 2.7 के आसपास ही होती है। पर जो ऑर्गेनिक सॉइल होती है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 के पास होती है, ठीक है। तो अगर हम पूछ लेते हैं ऑर्गेनिक सॉइल के लिए तो 1.2, ठीक है। तो सैंडी सॉइल तो इनऑर्गेनिक हो गई, तो उसकी 2.7 में हम टिक लगा देंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक का पूछ लेते हैं, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जैसे यहाँ लिखा होता पीट का लिखा होता, पीट के लिए कितनी होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हम 1.2 बोलते, ठीक है। या फिर मक लिखा होता, ठीक है, मक सॉइल के लिए कितनी होगी, तो भी हम बोलते हैं 1.2। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम और भी रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे आगे लेक्चर्स में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।